बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस असाइनमेंट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर PSY 610। टॉपिक आपको बता दिया गया है लॉब्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो हम सिनेरियोज की तरफ चलते हैं। ज़्यादातर जो साइकोलॉजी की असाइनमेंट्स होती हैं उनमें यही होता है कि आपको सिनेरियोज दिए हुए होते हैं और आपने उसमें से आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, देन उसको जस्टिफाई करना होता है। सबसे पहला सिनेरियो क्या है, ड्यूरिंग अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अ बॉय सस्टेन एन इंजरी टू द ब्रेन एंड इज नॉट able to speak. He is able to understand the words spoken to him but can't speak. Doctors have named this disorder motor aphasia. इंजरी टू विच एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स काजेज मोटर एम्फेजिया। अच्छा, बेसिकली ये जो ऊपर लिखा हुआ है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की डेफिनेशन वगैरह ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो आइडेंटिफिकेशन मैंने लिख दी है। जस्टिफिकेशन के लिए मैं आपको जस्ट गाइडलाइंस देती हूँ। आपको पता होगा अगर आप मेरे चैनल से वीडियोस देखते हैं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं देती कि आप लोग खुद लिखें, आपको समझ भी आए। इस तरह अगर मैं बनी बनाई दे दूँ तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ये फ्रंटल लोब है। हम अपने नोट्स में चलते हैं जो कि फ्रंटल लोब। यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइट कर दी हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को चीज़ें पिक करके लिखने में आसानी हो। सबसे पहले क्या है कि उन्होंने बताया हुआ है कि फ्रंटल लोब होती क्या है, किस जगह पे वो प्रेजेंट होती है। लाइज रोस्टली टू द सेंट्रल फिगर एंड कॉर्डियली टू द प्री सेंट्रल फिगर आर दी प्राइमरी मोटर एरियाज। अच्छा, यहाँ पे ये मोटर एरियाज होती हैं, मतलब फंक्शनिंग के लिए हमारी बॉडी की फंक्शन और हमारी जो मसल्स मूवमेंट है ये बेसिकली कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब। द प्राइमरी मोटर एरिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। द मोटर homunculus is the dictionary of a motor movement where each motor movement and muscle is mapped. The body part are represented in a well defined but are disappropriate manner. ये आपको जस्ट उन्होंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो पहला पार्ट है फ्रंटल लोब वो किस जगह पे प्रेजेंट होता है और किस काम करता है। उसके बाद जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक एरिया इन द मोटर कॉर्टेक्स लीड टू द मूवमेंट इन द कॉन्ट्रालिटरल एरिया ऑफ द बॉडी। अच्छा, कॉन्ट्रालिटरल एरिया क्या होता है, मुखालिफ सिम्त। अगर ये जो फ्रंटल लोब है ये जिस साइड पे होता है, अगर जिस जगह पे आप अगर फॉर एग्जांपल आपकी लेफ्ट साइड पे इंजरी होती है तो राइट साइड अफेक्ट हो जाती है। एंड लेयन लीड टू अ कॉन्ट्रालिटरल पैरालिसिस। लेयन क्या होता है कि सदमा आपका जब इस फ्रंटल लोब पे अगर कोई सदमा होता है, फॉर एग्जांपल इंजरी होती है, एकदम से इंजरी जब हो जाती है तो वो कॉन्ट्रालिटरल पैरालिसिस जिसको हम स्ट्रोक भी कहते हैं, बहुत से लोगों को इस तरह का स्ट्रोक आ जाता है। समटाइम्स हार्ट अटैक के बाद भी स्ट्रोक आ जाता है। वो एक सदमा लगता है जिसकी वजह से फ्रंटल लोब को लेयन होता है एंड देन दिस लीड टू अ स्ट्रोक। उसके बाद जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है ब्रोकाज एरिया है विच इज़ इम्पोर्टेंट इन स्पीच आर्टिकुलेशन एंड प्रोडक्शन। इफ दिस एरिया इज लेयन इट लीड टू एम्फेजिया। अब आप देख लें ये जो हमारे अगर हम अपनी असाइनमेंट में चलें तो यहाँ पे उन्होंने क्या बता दिया। सबसे पहले ये मोटर एम्फेजिया डॉक्टर्स ने बता दिया है कि इसको मोटर एम्फेजिया है। उसके अलावा फ्रंटल लोब में इंजरी के बाद क्या होता है कि आपको चीज़ें समझ तो आ रही होती है पर आप बोल नहीं सकते। वही बात है कि आपको पैरालिसिस हो जाता है। इसको हम स्ट्रोक भी कहते हैं। समटाइम्स ये आपकी हेड इंजरी की वजह से होता है, समटाइम्स ये किसी और रीजन में भी जब आपकी फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक होता है उससे भी इफेक्ट पड़ती है, सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। तो उसकी वजह से भी एक सदमा लगता है और देन जो आपका होता है फ्रंटल लोब डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक होता है एंड देन आप चीज़ें बोल नहीं सकते, क्योंकि ये मोटर मूवमेंट को अफेक्ट करता है। फ्रंटल लोब पर कोई भी इंजरी होगी वो मोटर मूवमेंट को ही अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट जो है हमारा, सॉरी ये पता नहीं क्या खुल गया, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। द मिडिल एज मैन इज डायग्नोज विद अ ब्रेन ट्यूमर। डॉक्टर आर वरीड द पेशेंट इज गोइंग टू लूज द फंक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स दैट विल कॉज हिम इनेबल टू अंडरस्टैंड स्पोकन स्पीच एज वेल एज शेप्स एंड कलर। अच्छा, इसमें क्या होता है बेसिकली टेम्पोरल लोब इसकी आइडेंटिफिकेशन है। क्यों है, क्योंकि टेम्पोरल लोब एक ऐसा रीजन होता है अगर इस पर कोई थोड़ा सा भी इफेक्ट होता है तो आपको चीज़ें समझ ही नहीं आती। फ्रंटल लोब और इसमें डिफरेंस क्या है, फ्रंटल लोब में आपको चीज़ें समझ आ रही होती है लेकिन आपकी मोटर मूवमेंट डिस्टर्ब होती है, आप बोल नहीं सकते, आपके जो
मसल्स होते हैं वो काम नहीं कर सकते। जिस तरह से हमारे मुंह का मसल है, टंग है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो नहीं काम करती, हम बोल नहीं सकते, अपनी चीज़ें कह नहीं सकते। जबकि टेम्पोरल लोब में हमें चीज़ें ही रॉन्ग वे में समझ आती हैं। हम फॉर एग्जांपल कुछ लोग अनयूजुअल वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है। हम चलते हैं टेम्पोरल लोब पर। क्यों मैंने इसको टेम्पोरल लोब कहा है? क्योंकि लाइज कर्डल, यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले इसकी दी हुई है कि ये किस जगह पे लाई करता है। द स्पोकन लैंग्वेज इज कम्प्रीहेंडेड एयर, क्योंकि इस जो एरिया होता है ये हमारी जो चीज़ें समझने की सलाहियत है उसको देखता है। उसके अलावा ये कलर आइडेंटिफिकेशन कि कौन सा कलर आइडेंटिफिकेशन, जिस तरह से रेड कौन सा है, ब्लू कौन सा है, ये चीज़ें समझने में टेम्पोरल रीजन काम करता है। जब ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपको कलर्स की समझ नहीं आएगी, आपको चीज़ें लोग जो बोल रहे हैं आपको उनकी समझ नहीं आएगी। तो दैट इज़ वाई मैंने इसको टेम्पोरल लोब कहा। तो आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन लिख सकते हैं। इधर थोड़ा सा दिया हुआ है, आपने ये नहीं परेशान हो जाना कि किस तरह से लिखना है, वो आपको पता है। मैं अक्सर अपनी हर असाइनमेंट में बताती हूँ कि आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि आई डायग्नोज इट दैट सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज अफेक्टेड ऑफ दिस मैन, जो भी हमें मैन, मिडिल एज मैन गिवन है। उसके बाद हमने लिखना है क्यों टेम्पोरल लोब आपने लिखा है, क्योंकि टेम्पोरल लोब एक ऐसी पार्ट ऑफ टाइप ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, टाइप नहीं, पार्ट ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जहाँ पे जिसमें अगर इंजरी होती है तो आपको आप दूसरों की स्पीच अंडरस्टैंड नहीं कर सकते आपको। और यही जो रीजन होता है टेम्पोरल लोब, ये कलर आइडेंटिफिकेशन वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जब किसी इंसान का टेम्पोरल लोब डिस्टर्ब पे इंजरी हो जाती है, डिस्टर्ब नहीं होता बल्कि उस पर इंजरी हो जाती है, तो आपको शेप्स की समझ नहीं आती, आपको कलर्स की समझ नहीं आती। बेसिकली ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं इसको इस टेम्पोरल लोब के साथ डायग्नोज करी हूँ, तो यही इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द 16-year-old फीमेल इज फाउंड अनकॉन्शियस इन हर होम। MRI scan of the brain tell that after gaining consciousness she will not able to feel sensation on the right side of her body, might develop sensory neglect on the right side as she had a stroke। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि एक औरत है जो कि बेहोश हो गई है और MRI जब उसका हुआ है तो पता चला है कि जब ये उठेगी तो इसको सेंसरी निगलेक्ट होगा, मतलब ये चीज़ें सेंस नहीं कर सकेगी। अपनी जो राइट साइड ऑफ द बॉडी है ये पूरी, जिस तरह से पैरालिसिस होता है, राइट साइड पे पैरालिसिस हो जाता है, जिस तरह कहते हैं कि उसको दाएं हाथ का फालिज हो गया है, तो ये सेम वही है, ये पेरिटल लोब में होता है। क्यों होता है, क्यों मैंने इसको ये डायग्नोज किया है? क्योंकि अगर आप इसमें पढ़े स्टिमुलेशन ऑफ द एरिया लीड टू सेंसेशन ऑफ टिंगलिंग एंड नमनेस इन द कॉन्ट्रालेटरल पार्ट। मतलब कॉन्ट्रालेटरल पार्ट मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ, ये होता है मुखालिफ सिम्त। अगर आपकी एक साइड पे पैरालिसिस हुआ है तो दूसरी साइड अगर आपकी एक लेफ्ट साइड डैमेज हुई है तो आपको मुखालिफ सिम्त में आपको कुछ भी फील नहीं होगी, सुन हो जाएगी। ये क्या कह रहे हैं? सेंसेशन ऑफ टिंगलिंग। टिंगलिंग क्या होता है? झुंझुनाहट। जिस तरह से आप कहते हैं कि जिस्म पर कीड़ियाँ चलना, तो वो टिंगलिंग होता है। एंड नमनेस होता है बॉडी पार्ट का सुन हो जाना, तो वो आपकी राइट साइड बिल्कुल उस औरत की सुन हो जाती है। इफ लेयन दिस लीड टू सेंसरी निगलेक्ट ऑफ कॉन्ट्रालिटरल स्पेस। सेम जिस तरह से डॉक्टर्स ने उस औरत का डायग्नोज किया कि जब ये उठेगी तो इस सेंसरी निगलेक्ट इससे होगा, तो सेम यही हमारा पेरिटल लोब जब डैमेज होती है, इफ लेयन मैं आपको बता चुकी हूँ, सदमा जब इस स्पेसिफिक लोब पर सदमा पहुंचता है तो होता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल द पेशेंट वुड शेव कॉन्ट्रालिटरल हाफ ऑफ द फेस। मतलब अगर एक मेल पेशेंट है तो वो अपना हाफ ऑफ दी तो हाफ शेव करेगा बस। ईट हाफ प्लेट एंड नॉट रिस्पॉन्ड टू द चेयर एंड टेबल इन द कॉन्ट्रालिटरल हाफ ऑफ द डैमेज। मतलब अगर आपका डैमेज जिस साइड पे हुआ है पैरालिसिस, उस साइड के मुखालिफ सिम्त वाली चीज़ों को वो इग्नोर करेगा, उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। दी पेरिटल इज आल्सो इन्वॉल्व इन ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन एंड लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन। पेरिटल लोब भी आपको ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में भी ये आ सकती है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें हमें सेंसरी निगलेक्ट बेसिक हमारा जो वर्ड है, हमें जो केस दिया गया है यहाँ पे इन्होंने सेंसरी निगलेक्ट की बात की है, तो हमने इसलिए पेरिटल लोब इसको डायग्नोज किया है, आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि सेंसरी निगलेक्ट सिर्फ पेरिटल लोब में ही होता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कि यंग साइकोलॉजिस्ट स्टार्ट सीइंग ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, यंग साइकोलॉजिस्ट है जो चीज़ें उसे नज़र आना शुरू हो चुकी हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स उसको नज़र आते हैं,
बगैर किसी वजह के, आफ्टर अ नंबर ऑफ विजिट टू अ डिफरेंट साइकेट्रिस्ट। पहले तो वो बहुत सारे साइकेट्रिस्ट के पास जाता है क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको हेलुसिनेशन में भी होती हैं, क्योंकि हेलुसिनेशन में आपको ऐसी चीज़ें नजर आती हैं जो होती नहीं है रियल में। तो बहुत से साइकेट्रिस्ट के पास गया लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। तो देन जब उसने अपने ब्रेन का MRI करवाया तो वहाँ पे पता चला कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एक एरिया में उसे एक ट्यूमर है जिसकी वजह से उसको ये सब कुछ हो रहा है। तो हमने सजेस्ट करना है, इसको मैंने सजेस्ट किया है कि ये ऑस्पिटल लोब है। क्यों मैंने इसको ये आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जितनी भी लोब्स हैं, लोब्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उनमें ऑसिपिटल लोब वाहिद लोब है जो कि विजुअल प्रोसेसिंग से लिंक्ड है। यहाँ पे इन्होंने ज़्यादातर नहीं लिखा हुआ, इस ऑसिपिटल लोब में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप जाके लिखेंगे ना डैमेज ऑफ ऑसिपिटल लोब काज, तो वहाँ पे आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी कि आपको एक तो ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होता है और आपको ब्लाइंड स्पॉट्स नज़र आते हैं। तो ये ऑसिपिटल लोब से कनेक्टेड है। इसके आप इस तरह से लिंक्ड करके लिख सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको फ्रंटल लोब को बताया, सेम इसी तरह आप ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल, पैरिटल, इन सब लोब्स के बारे में लिख सकते हैं। होप सो आपको असाइनमेंट की समझ आ गई हो। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगली किसी असाइनमेंट या GDP के सोल्यूशन में मुलाकात होती है।